हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का ज्ञान सागर क्लासेस में। चलिए स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना सीएमए फाइनल पेपर नंबर 14 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इस सब्जेक्ट के अंदर मैं सबसे पहले जो आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लगभग 20 to 30 मार्क्स का वेटेज ये अकेला चैप्टर रखता है। यानी अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी इसको बोला जा सकता है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आगे की। देखिए ये जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस टॉपिक को हम पढ़ क्यों रहे हैं, या इस टॉपिक को पढ़ करके हमको सीखने को क्या मिलेगा। सबसे पहले यानी कि इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के सामने लिखा है टॉपिक का नाम, जो कि है फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो यहां पर मैंने दो बातें लिखी हैं आपके सामने। एक तो है फॉरेन एक्सचेंज और दूसरी बात लिखी है रिस्क मैनेजमेंट। इन दोनों ही बातों को सबसे पहले समझते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट मैंने बात करी साहब फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं और उसके अंदर कोई भी प्रकार की फॉरेन करेंसी का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो वो सभी ट्रांजैक्शंस फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस कहलाएंगे। सिंपल बात। तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें कोई भी फॉरेन करेंसी का अगर मुझे इन्वॉल्वमेंट दिखता है तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कहलाएगा। इस बात को हम डिटेल में समझते हैं, इसका मतलब क्या है चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है पहले इसको समझते हैं। फॉरेन एक्सचेंज कहते किसे हैं? देखिए सपोज मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा। मान लीजिए एक मैं एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन करता हूं। एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन कैसे करता हूं? तो मान लीजिए मैंने बात करी अपनी होम कंट्री इंडिया से। हम कौन से देश में रहते हैं? भारत देश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। मैं अगर कोई भी प्रकार का ट्रांजैक्शंस करूंगा तो वो आउटसाइड कंट्री के साथ करूंगा। आउटसाइड कंट्री मैंने यहां पर दूसरी कंट्री का नाम लिया, सपोज यूएसए। और मैंने यहां पर ट्रांजैक्शन किस रूप में किया है? मैंने कुछ गुड्स मान लीजिए एक्सपोर्ट किए। गुड्स क्या किए? एक्सपोर्ट। और कितने के गुड्स एक्सपोर्ट किए मैंने? सपोज मैंने एग्जांपल के रूप में बोला 10,000 के गुड्स मैंने एक्सपोर्ट किए। अब मैंने कोई सामान यूएसए अगर भेजा है, बेचा है, तो उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलेगा। कंसिडरेशन मुझे किस रूप में मिलेगा? अगर मैंने यूएसए गुड्स को सेंड किया है तो मुझे जो कंसिडरेशन मिलेगा वो मुझे डॉलर के रूप में मिलेगा। यानी कि मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट क्या होगा? रिसीवेबल होगा। और रिसीवेबल कौन सी टर्म में होगा? $10,000 की टर्म्स में होगा। अब ये जब $10,000 जब मेरे पास आएंगे तो अब मैं $10,000 को तो इंडिया में यूज नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा? इस डॉलर को एक्सचेंज करवा करके रुपया कन्वर्ट करके लाऊंगा और उस रुपए को इंडिया में यूज करूंगा। तो देन मैं क्या करूंगा? इस रुपए को मैं क्या करूंगा? कन्वर्ट करूंगा। कन्वर्ट किस में करूंगा मैं? कन्वर्ट करूंगा मैं इंडियन रुपी में, इसको कन्वर्ट करूंगा। तो अब देखिएगा, यहां पर मैंने एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आपके सामने एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस रखा, जिसमें एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री को कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किए गए हैं। एक्सपोर्ट करने के बदले में आपको जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो फॉरेन करेंसी के अंदर मिल रहा है। और अब आप इस फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करवाएंगे किसमें? इंडियन रुपी में। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास डॉलर एक फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व थी। और इस ट्रांजैक्शन को मैं क्या नाम दूंगा? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस कहूंगा। मेरी बात आपको समझ में आई होगी।
इसी प्रकार से अपन एक ट्रांजैक्शन और लेते हैं। सपोज मैंने यहां पर सबसे पहले एक्सपोर्ट की बात करी है, अब हम बात करते हैं एक इंपोर्ट ट्रांजैक्शन की। इंपोर्ट ट्रांजैक्शन से क्या मतलब है, इस बात को देखते हैं। देखिएगा, सिमिलर एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं बात करूं, सिमिलर ट्रांजैक्शंस में अगर मैं बात करूं, देखेंगे इंपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए मैं किस कंट्री में रहता हूं, इंडिया में, और मैं इंपोर्ट कर रहा हूं एक फॉरेन कंट्री जिसका नाम मैंने यहां पे लिखा यूएसए, और इस यूएसए से आप कुछ गुड्स क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं मतलब परचेस करते हैं। तो मैंने लिखा गुड्स इंपोर्ट किए गए हैं मेरे द्वारा, कितने के, $10,000 के। अब अगर मैं फॉरेन कंट्री से कोई भी गुड्स को इंपोर्ट खरीद करके लाऊंगा तो मुझे उसको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट किस टर्म में करना पड़ेगा, तो अगर मैंने यूएसए से डॉलर में गुड्स को इंपोर्ट किया है तो मुझे पेमेंट भी डॉलर में करना पड़ेगा। पर अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास डॉलर नहीं है, मेरे पास क्या है, इंडियन रुपी। तो अब मैं अपनी इंडियन रुपी को बैंक के पास लेकर के जाऊंगा और उससे कहूंगा कि साहब आप मुझे डॉलर दे दें, ताकि मैं जिस पार्टी से मैंने यूएसए पार्टी से इंपोर्ट किया है उसको मैं अपना पेमेंट कर सकूं। तो मुझे अब पेमेंट करने के लिए डॉलर की आवश्यकता है, तो मैं यहां पर कन्वर्ट कराऊंगा किसको, इंडियन रुपी को, इंडियन रुपी को मैं कन्वर्ट कराऊंगा किसमें, डॉलर में। डॉलर जो कि यूएसए के अंदर करेंसी चलती है पेमेंट करने के लिए। तो जैसे ही मैं डॉलर में कन्वर्ट कराऊंगा तो अब मैं इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करूंगा, और अब की बार रिसीवेबल ना होकर के पेमेंट किया जाएगा किसमें, डॉलर की टर्म्स में पेमेंट किया जाएगा। तो मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब बड़ा सिंपल शब्दों में क्या समझा हमने, कि ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट है, वो सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। चलिए, अब आप इसमें लिखेंगे मेरे साथ साथ कुछ बातें, देखेंगे, लिखेंगे whenever whenever any transaction, whenever any person involved in any transaction in which foreign currency involved, then those transaction will be called as फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। देन उस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसा कि मैंने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बेटा क्या लिखा, कि सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए, जो कि एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स टू यूएसए ऑफ $10,000। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर फॉरेन करेंसी का जो इन्वॉल्वमेंट है, मींस डॉलर का जो इन्वॉल्वमेंट है, वो क्या कहलाएगा, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कहलाएगा। चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, सुनिएगा ध्यान से। अब ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ये वाली बात आपको मेरी समझ में आ गई, फॉरेन एक्सचेंज कहते कैसे हैं। अब आगे की बात, अब देखिएगा मैंने इस चैप्टर के अंदर जो है आपको एक बात तो ये बताई, सेकंड हमने बात यहां पर देखी
फॉरेन एक्सचेंज के बाद रिस्क मैनेजमेंट से क्या मतलब है, रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब है, इस बात को एक बार समझते हैं, फिर इसको आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इसको आप ओरली बात को समझना। देखिए मान लीजिए मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के रूप में फॉरेन करेंसी में किसी फॉरेनर से किया या किसी फॉरेन कंपनी से किया। सपोज मैंने एक एग्जांपल में बोला कि मैंने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किए, एक्सपोर्ट करने में मेरे को जो डॉलर होगा वो रिसीवेबल होगा, लेकिन वो डॉलर मुझे आज रिसीव ना होकर के मैंने बोला आज से 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद का रिसीवेबल है। अब ऐसे केस में रिस्क किस तरीके का इन्वॉल्व हो सकता है जिसको हमको मैनेज करना सीखना है, उस बात को मेरी समझना। तो मैंने क्या बात आपको कही कि मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन इस तरीके का किया जिसमें मैंने कोई गुड्स को एक्सपोर्ट किए और मुझे फॉरेन करेंसी रिसीव होनी है आज से 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद। तो मेरे दिमाग में डर क्या चल रहा है, डर ये चल रहा है कि सपोज आज अगर फॉरेन करेंसी $1 की कीमत 80 रुपए के बराबर है और $10,000 के गुड्स एक्सपोर्ट किए तो मुझे कितना रुपया मिलेगा, 8 लाख रुपए मिलेंगे अगर मैं आज ही उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करता हूं। लेकिन मुझे ये डॉलर जो है आज से 3 महीने या 4 महीने के बाद मिलना है और मुझे डर लग रहा है कि अगर डॉलर की कीमत गिर गई, मतलब 80 रुपए की मान लीजिए 70 रुपए हो गए, तो अब ऐसे केस में मुझे रुपया अगर कन्वर्ट करवाऊंगा तो मुझे 8 लाख रुपए ना मिलकर के कितने मिलेंगे, 7 लाख रुपए मिलेंगे। यानी आज अगर डॉलर की कीमत 80 रुपए के बराबर चल रही है तो $10,000 आएंगे, उसको 80 से अपन मल्टीप्लाई करें तो मुझे 8 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर मुझे 3 महीने के बाद उस डॉलर की कीमत घट करके 70 रुपए रह जाती है तो $10,000 को मैं जब कन्वर्ट कराऊंगा तो मुझे केवल 7 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब 1 लाख रुपए का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज में या फॉरेन करेंसी के रेट में चेंज आया, इस चेंज को मैं रिस्क का नाम दूंगा। और इस रिस्क को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, हैज कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, ये इसका मैनेजमेंट जो है ये पर्टिकुलर चैप्टर आपको सिखाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है और उससे जुड़ा हुआ रिस्क क्या है जिसको मैनेज करना हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखना है। हाँ जी, तो चलिए हमने अब बात कर ली साहब फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है और उससे जुड़ा हुआ रिस्क क्या है जिसको हमको मैनेज करना सीखना है। अब हम आगे की बात करते हैं, तो ध्यान से अब मेरी बात को सुनेंगे, देखिएगा। तो अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पर। देखिए अब बात करते हैं साहब फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं इस पूरे चैप्टर का, उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट पर आगे बढ़ेंगे कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है। अब पॉइंट नंबर 2 में अपन बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जितने भी प्रकार के फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है। तो सबसे पहले अब पॉइंट नंबर 2 में आप लिखेंगे इन इंडिया देयर आर टू regulatory bodies, those manage foreign currency transactions, foreign currency transactions। इंडिया में 2 रेगुलेटरी बॉडीज वो हैं जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने का काम करती हैं, मतलब इसके रिगार्डिंग जितने भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो इन 2 बॉडीज से द्वारा बनाए जाते हैं। अब ये रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहला मैंने बात करी आरबीआई। आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करने वाली बॉडी जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, वो इस फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने का काम करती है। सेकंड है फेडाई, इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज
फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर दो रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को मैनेज करती हैं। एक का नाम मैंने बताया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड सेकंड का नाम मैंने आपको बताया फेडाई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, इन फॉरेक्स मार्केट, इन फॉरेक्स मार्केट देयर आर थ्री टायर्स सिचुएशन। चलिए अब इसके बारे में हम डिटेल बात अपनी करना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं, देखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि बेटा फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी आप लोगों को समझना जरूरी है। अब हम कॉन्सेप्ट पे आकर के उस बातों को समझना शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, देखिए मैंने बोला साहब इन फॉरेक्स मार्केट में देयर आर थ्री टायर सिचुएशंस होती है। तीन टायर सिचुएशन का मतलब क्या होता है इसको देखना। देखिए मैंने कहा थ्री टायर सिचुएशन किस तरीके से काम करती है इंडिया में। इसमें एक तो होता है बैंक, एक होता है कस्टमर और एक होता है मार्केट। जब भी फॉरेन करेंसी के रिगार्डिंग बेटा ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं तो ट्रांजैक्शंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं वो बात मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कस्टमर को कोई भी प्रकार की फॉरेन करेंसी की आवश्यकता है, तो वो फॉरेन करेंसी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए, लेने के लिए वो कहां जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? वो बैंक के पास जाएगा। तो कस्टमर को अगर फॉरेन करेंसी की जरूरत है तो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए या उसको एक्सचेंज करने के लिए वो कहां जाएगा? बैंक के पास। ये जो मार्केट कहलाता है, इस मार्केट को मैंने नाम दिया रिटेल मार्केट। अभी इसके बारे में बड़ी डिटेल बात करेंगे हम। दूसरा, अब अगर मान लीजिए बैंक को फॉरेन करेंसी की जरूरत है तो बैंक कहां जाएगा? तो बैंक जाएगा मार्केट के पास। इसको हम नाम देते हैं होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट। आपके मन में सवाल आएगा, क्या सर कस्टमर डायरेक्टली मार्केट में जा सकता है क्या? तो जवाब है नहीं, कस्टमर मार्केट में जाकर के ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता। अब बात यह है कि सर यहां पर ये रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट का क्या मतलब है, इसको हम अभी बड़ी डिटेल के अंदर देखेंगे कि यहां पर परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो बेसिकली अभी आपको बात क्या समझनी है, इंडिया में तीन प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जिसके थ्रू फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को एक्सचेंज किया जाता है। अगर कस्टमर को फॉरेन करेंसी की नीड है तो वो बैंक के पास जाएगा, बैंक उसकी फॉरेन करेंसी की नीड को पूरा करेगा। और अगर बैंक को फॉरेन करेंसी की नीड है तो वो मार्केट के पास जाएगा, मार्केट इसकी फॉरेन करेंसी की नीड को पूरा करेगा। मार्केट से मतलब क्या है? मार्केट्स के मतलब है अदर बैंक्स। यानी अगर एक बैंक को फॉरेन करेंसी की जरूरत है तो लार्ज अमाउंट में जरूरत होगी और उसको भी पूरा अदर बैंक्स कर सकते हैं। अदर बैंक्स जो भी हैं उन सबको मैं कंबाइंड रूप से क्या नाम दूंगा? मार्केट नाम दूंगा। अब इसमें कुछ रूल्स मैं आपको बता रहा हूं, क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं जिसके थ्रू फॉरेन करेंसी का कन्वर्जन किया जाएगा। चलिए देखेंगे। अब तो अब आप सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, या सॉरी रूल नंबर 1। सबसे पहले अब आप लिखेंगे रूल नंबर 1। देखिएगा, whenever any foreign currency transaction, any foreign currency transaction is entered between customer and bank, between customer and bank, जब भी कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कस्टमर और बैंक में एंटर होता है, देन रेट या प्राइस ऑफ सच ट्रांजैक्शन ऑफ such transaction
will be decided will be decided by बैंक। जब भी मैंने क्या बोला, कोई भी ट्रांजैक्शंस बैंक और कस्टमर के बीच में होता है तो उस केस में फॉरेन करेंसी की रेट को डिसाइड करने का काम कौन करता है? बैंक करता है। तो आप बड़े सिंपल शब्दों में समझो कि कस्टमर और बैंक में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बड़ा आदमी कौन है? बैंक है। तो रेट भी कौन डिसाइड करेगा? बैंक डिसाइड करेगा। सिमिलरली रूल नंबर 2, अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में आप लिखेंगे व्हेन ट्रांजैक्शन when transaction is entered between bank and market, the rate will be decided by मार्केट। तो ऐसे केस में जो रेट को डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है या रेट को डिसाइड करने वाला व्यक्ति है वो कौन होगा? मार्केट होगा। बड़े सिंपल शब्दों में, जब भी कोई ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन बैंक और मार्केट के बीच में होगा तो बड़ा आदमी कौन? मार्केट। तो रेट भी कौन डिसाइड करेगा? मार्केट डिसाइड करेगा कि कौन सी एक्सचेंज रेट पर वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया जाएगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, अब आप लिखेंगे एक कंसेप्ट रूल जो आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, कंसेप्ट रूल यहां से क्या बनता है जिसको आपको ध्यान रखना है, उसको लिखेंगे आप ऑलवेज थिंक फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ बैंक और मार्केट। किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं, एज द केस में बी, मतलब अगर कस्टमर और बैंक के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और अगर बैंक और मार्केट के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। चलिए यहां तक की बात सभी को क्लियर। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। चलिए रूल नंबर 3 लिखेंगे वी ऑलवेज टॉक इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉमोडिटी करेंसी। जब भी हम फॉरेन करेंसी में बात करते हैं तो हमेशा कॉमोडिटी करेंसी की बात करते हैं, जिसको आसान शब्दों में बोला जाता है बेस करेंसी। अब सवाल यह पैदा होता है कि सर ये बेस करेंसी या कमोडिटी करेंसी होती क्या है? तो आप लिखेंगे कमोडिटी करेंसी मींस करेंसी which can be sold or bought in the market। इसका मतलब क्या? देखिए बेटा, बेस करेंसी का मतलब उस करेंसी से है जिस करेंसी को खरीदा या बेचा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि $1 की कीमत मार्केट में चल रही है 70 रुपए 60 पैसे। इसका मतलब यहां पर जो बेस करेंसी है या कमोडिटी करेंसी है उसको मैं क्या नाम दूंगा? उसको मैं डॉलर बोलूंगा। इसका मतलब डॉलर को मार्केट में अगर खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा तो उसके बदले में आपको या तो 70 रुपए 60 पैसे मिलेंगे या 70 रुपए 60 पैसे देने पड़ेंगे। तो यानी कि इस बेस करेंसी को खरीदने की या बेचने की रेट क्या है? वो रेट आपकी
जिस पर्टिकुलर करेंसी को लेकर के की जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी बेस करेंसी कहलाती है। जैसे बेटा मार्केट में आप एक पेन खरीदने गए, आपने दुकानदार से बोला साहब एक पेन देना, उसकी कीमत बताना, तो पेन की कीमत क्या बताएगा? वो 5 रुपए। तो यहां पर किस बेस की बात कर रहे हैं आप? तो आप बात कर रहे हैं पेन की, जिसकी कीमत आप मार्केट से पूछते हैं, आपको 50 रुपए पता लगती है। तो यानी कि मार्केट में 50 रुपए पे वो पेन खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो जिस भी करेंसी को खरीदा या बेचा जा रहा है उसको क्या बोला जाता है? बेस करेंसी बोला जाता है। चलिए अब आगे की बात लिखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट, इन जनरल मैनर, इन जनरल मैनर the currency with the currency with one attached is known as बेस करेंसी। उसको क्या बोला जाता है? बेस करेंसी बोला जाता है। तो यहां पर जिस करेंसी के साथ वन अटैच है उस करेंसी को क्या बोला जाएगा? बेस करेंसी बोला जाएगा। चलिए यहां तक की बात आपको मेरी क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी, यहां तक की बात नोट करेंगे, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। पहले आप यहां तक की बात को नोट कर लेंगे। चलिए यहां तक की बात आप नोट कर ली। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। तो सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन की मैंने बात कर ली, अब मैं आ रहा हूं पॉइंट नंबर 2 पर। देखेंगे तो अब आते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 2 पर। टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन की बात कर ली, अब टॉपिक नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए इसमें लिखेंगे टाइप ऑफ फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट जो है कितने टाइप का होता है? तो बेटा मैंने जस्ट अभी आपको बताया, एक तो होता है रिटेल मार्केट और एक होता है होलसेल मार्केट। अब ये मार्केट होते क्या हैं इसके बारे में अपन समझते हैं। देखिएगा तो मैंने आपको बताया मार्केट के अंदर 3 टायर सिचुएशन काम करती है। इसका मतलब एक तो हो गया बैंक, एक हो गया कस्टमर और एक हो गए आपके मार्केट। तो इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन कस्टमर के द्वारा बैंक से किया जाएगा तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? रिटेल मार्केट नाम दूंगा। इसको मैं रिटेल मार्केट नाम दूंगा। एक से हाँ जी, इसको मैं रिटेल मार्केट नाम दूंगा। इसी प्रकार से अगर कोई ट्रांजैक्शन बैंक के द्वारा मार्केट से किया जा रहा है तो इसको मैं होलसेल मार्केट कहूंगा। होलसेल मार्केट कहूंगा। अब ये दोनों मार्केट होते क्या हैं तो इस बात को अपन समझना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा चलिए सबसे पहले आप डालेंगे टाइप 1। टाइप 1 है होलसेल मार्केट। टाइप 1 है होलसेल मार्केट। चलिए इसमें लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, इन दिस मार्केट बैंक, इन दिस मार्केट बैंक कैन डील विद मार्केट। बैंक जो है वो डायरेक्टली मार्केट से डील करेगा कोई भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए। दिस मार्केट is also known is also known as इंटरबैंक मार्केट। इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसको मैंने क्या बोला? इंटरबैंक मार्केट। इसका मतलब क्या? देखो बेटा बैंक को जब भी फॉरेन करेंसी की जरूरत है तो वो किसी सिमिलर बैंक के पास जाएगा। यानी अगर पंजाब नेशनल बैंक को फॉरेन करेंसी की जरूरत है तो आईसीआईसीआई बैंक के पास जाएगा, एसबीआई बैंक के पास जाएगा, कैनरा बैंक के पास जाएगा।
तो बैंक को अगर कोई भी फॉरेन करेंसी की नीड है तो मार्केट में जाएगा, सिमिलर टाइप ऑफ बैंक में जाएगा जहां से वो अपनी करेंसी को मंगवा सकता है, ले सकता है और दे सकता है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। द रेट एप्लीकेबल, द रेट applicable in this market, in this market is known as इंटरबैंक रेट, और इसको हम इंटरबैंक रेट बोलते हैं, और इसको एक नाम से और बोल सकते हैं होलसेल प्राइस, होलसेल प्राइस। इसके बाद बात करते हैं रिटेल मार्केट की, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 लिखेंगे रिटेल मार्केट। चलिए समझना, इन दिस मार्केट, in this market customer can deal with बैंक। कस्टमर जो है वो बैंक के साथ डील करता है, मतलब कोई भी प्रकार की फॉरेन करेंसी की आवश्यकता है तो कस्टमर अपने ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा। तो ये आपका कहलाता है रिटेल मार्केट। रेट एप्लीकेबल, रेट applicable in this market, in this market is known as मर्चेंट रेट, और इसको हम क्या बोलते हैं? मर्चेंट रेट बोलते हैं। आगे लिखेंगे कस्टमर कैन बाय और सेल करेंसीज ओनली एट मर्चेंट रेट, ओनली एट मर्चेंट रेट। कस्टमर को कोई भी प्रकार की करेंसी को खरीदना या बेचना होता है तो वो होलसेल प्राइस पे ना करके मर्चेंट रेट पर खरीदता या बेचता है। मर्चेंट रेट can be derived with the help of interbank rate, and exchange margin। और ये मर्चेंट रेट, एक्सचेंज मार्जिन और ये जो इंटर बैंक रेट या एक्सचेंज मार्जिन के थ्रू जो मर्चेंट रेट निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है, इसको अभी अपन थोड़ी देर में समझेंगे। पहले आप यहां तक की बात को नोट करेंगे। चलिए अब देखिए मैंने यहां तक की क्या बात करी, इसको बड़े ध्यान से समझना। देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बैंक और मार्केट के बीच में हो रहा है तो यहां पर बड़ा कौन हो गया? मार्केट। अच्छा, बैंक को अगर फॉरेन करेंसी की आवश्यकता है, खरीदना या बेचना है, तो वो क्या जाएगा? होलसेल मार्केट में जाएगा, मतलब अदर बैंक के पास जाएगा। ऐसे केस में बैंक जो भी ट्रांजैक्शन करता है वो छोटे अमाउंट के ट्रांजैक्शन होंगे या बड़े अमाउंट के होंगे? तो आप कहेंगे बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन होंगे। और जब भी बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन होंगे या बहुत सारी करेंसी खरीदी या बेची जाएगी तो उसके लिए जो प्राइस चार्ज की जाएगी उसको मैं क्या नाम दूंगा? होलसेल प्राइस का नाम दूंगा। तो देखिए यहां पर मैंने क्या बात बोली कि होलसेल मार्केट में दो रेट एप्लीकेबल होती है, उसको हम इंटर बैंक रेट बोलते हैं, और इसको मैंने क्या नाम दिया? होलसेल प्राइस दिया। क्योंकि इस मार्केट के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो लार्ज वॉल्यूम के अंदर होते हैं, बड़े वॉल्यूम के अंदर ट्रांजैक्शन किए जाते हैं।
और रिटेल मार्केट की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बहुत छोटे अमाउंट के ट्रांजेक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या कि कस्टमर को अगर बैंक से कोई भी प्रकार का डॉलर खरीदना या बेचना है तो वो बहुत बड़े अमाउंट का नहीं होगा, बहुत छोटे अमाउंट का होगा। छोटे अमाउंट इन द सेंस कि वहां पर एक सिंगल कस्टमर बैंक के साथ डील कर रहा है, जबकि बैंक एक बहुत बड़ी संस्था हो गई जो कि मार्केट से डील कर रही है। चलिए इतनी बात को आप नोट कर लेंगे। हाँ जी, अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो टॉपिक नंबर 2 के बाद अब आप हेडिंग डालेंगे टॉपिक नंबर 3, एक्सचेंज रेट कोटेशन। एक्सचेंज रेट कोटेशन। एक्सचेंज रेट कोटेशन क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, दो टाइप के कोट होते हैं। एक तो होते हैं वन वे कोट और एक होते हैं टू वे कोट। एक मैंने नाम क्या लिया, वन वे कोट, और एक नाम मैंने लिया टू वे कोट। चलिए, एक मैंने बात करी वन वे कोट की, एक बात करी मैंने टू वे कोट की। चलिए लिखते हैं क्या बात मैंने बोली है। देखिएगा, लिखेंगे व्हेन बिड रेट, अभी मैं आपको बताऊंगा बिड रेट क्या होती है, एंड आस्क रेट आर सेम, then it is known as वन वे कोट। मतलब किसी भी करेंसी को खरीदने की रेट और बेचने की रेट अगर सेम है तो उसे मैं वन वे कोट बोलूंगा। अब यहां पर मैंने दो टर्म यूज करी है बेटा, बिड रेट और आस्क रेट। क्या होती है? बिड रेट मतलब किसी करेंसी को खरीदने की रेट, और आस्क रेट मतलब किसी करेंसी को बेचने की रेट। सपोज मैंने एक ट्रांजेक्शन आपके सामने रखा कि $1 की कीमत है ₹60.80, यानी अगर $1 को खरीदा जाता है या बेचा जाता है तो ₹60.80 पर खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा। मतलब अगर मुझे $1 खरीदना है बैंक से तो मुझे ₹60.80 देना पड़ेगा, और अगर मुझे $1 बेचना है तो बदले में मुझे ₹60.80 ही मिलेगा। तो वन वे कोट का मतलब जब भी किसी करेंसी को खरीदने या बेचे जाने की रेट अगर एक होती है तो उसे मैं वन वे कोट बोलता हूं। अब बात करते हैं टू वे कोट की। टू वे कोट का मतलब क्या है देखते हैं इसको। व्हेन बिड रेट एंड आस्क रेट आर different, bid rate and ask rate are different, then it is known as टू वे कोट। देन इसको हम टू वे कोट के रूप में बोलते हैं। जैसे मैंने बोला $1 की कीमत है ₹60.70 और ₹60.90। मतलब डॉलर को खरीदने की रेट अलग है, बेचने की रेट अलग है। ये बोली जाती है बिड रेट, ये बोली जाती है आस्क रेट। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने यह क्या बोली, इसको बोला जाता है बिड रेट मतलब खरीदने की रेट, और इसको बोला जाता है आस्क रेट मतलब बेचने की रेट। मतलब अगर बैंक के द्वारा $1 को खरीदा जाएगा तो इस पर खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा तो इस रेट पर बेचा जाएगा। चलिए मेरी बात समझ में आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहां तक की बात नोट हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 पर। टॉपिक नंबर लिखेंगे आप 4, एक्सचेंज रेट इंटरप्रिटेशन। क्या है एक्सचेंज रेट इंटरप्रिटेशन को समझते हैं कि एक्सचेंज रेट से क्या इंटरप्रिटेशन आप अपने दिमाग में बनाते हैं। देखिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने $1 की कीमत लिखी ₹60.70
एंड 60 रुपीज 90 पैसा। तो इसमें मैंने आपको बात कही कि जिस करेंसी को खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा, बेस करेंसी बोलूंगा। तो इस करेंसी को मैं क्या नाम दूंगा, बेस करेंसी नाम दूंगा, जिस करेंसी को खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है। और इस करेंसी को मैं नाम देता हूं प्राइस करेंसी। इस करेंसी को क्या नाम देता हूं मैं, प्राइस करेंसी। अच्छा, इसको और भी अलग शब्दों में बोला जा सकता है, कैसे, सुनना ध्यान से। $1 की कीमत आपको दे रखी है 60 रुपीज 70 पैसा एंड 60 रुपीज 90 पैसा। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, फॉरेन करेंसी। ये आपकी फॉरेन करेंसी है। और इसको मैं बोल सकता हूं होम करेंसी। होम करेंसी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, होम करेंसी। तो एक्सचेंज रेट की इंटरप्रिटेशन आपको अपने दिमाग में कैसे सेट करनी है उसके बारे में मैंने बात बताई है कि साहब $1 की कीमत आपको रुपए में अगर दे रखी है तो इसको बेस करेंसी पढ़ेंगे, इसको आप प्राइस करेंसी पढ़ेंगे। या मैं इसको बोल सकता हूं ये फॉरेन करेंसी हो गई और ये क्या हो गई, होम करेंसी हो गई। चलिए, मेरी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये अगला टॉपिक भी आप नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले टॉपिक में मैं बात करता हूं कि बिड रेट और आस्क रेट का मतलब, सर आपने जो बताया इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें, तो इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो अब आप डालेंगे हेडिंग टॉपिक नंबर 5। चलिए समझते हैं कंसेप्ट ऑफ बिड रेट। बिड रेट क्या होती है एंड आस्क रेट क्या होती है। और यहां पर मैं एक चीज और आपको समझाऊंगा जो कि है स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है, 3 टर्म्स हम यहां पर समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप, बिड रेट इज द रेट at which bank buy बेस करेंसी। जिस पर बैंक बेस करेंसी को खरीदता है वो आपकी बिड रेट कहलाती है। इसी प्रकार से आस्क रेट की बात करते हैं। आस्क रेट इज द रेट एट विच बैंक सेल बेस करेंसी। बैंक बेस करेंसी को जिस रेट पर सेल करता है उसको मैं क्या नाम देता हूं, आस्क रेट। आगे लिखेंगे, आस्क रेट is always greater than बिड रेट। आस्क रेट हमेशा क्या होती है, बिड रेट से ज्यादा होती है। आगे लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन बिड रेट और आस्क रेट के बीच का जो डिफरेंस है इज नोन एज स्प्रेड। उसको मैं स्प्रेड के नाम से बोलता हूं। चलिए सुनेंगे ध्यान से। देखिए, मैंने आपको यहां पर बात बताई साहब, एक बिड रेट और एक आस्क रेट। बैंक जब भी खरीदता है, देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल रूल बताता हूं, अभी मैं आपको गोल्डन रूल्स लिखाऊंगा कि जब भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के अंदर हम बात करते हैं तो हमेशा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जब बैंक और कस्टमर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तब। तो बैंक हमेशा क्या करता है, बैंक हमेशा विन विन पोजीशन में रहता है। मतलब हमेशा बैंक किस में रहेगा, प्रॉफिट में रहेगा। तो यहां पर मैंने बताया साहब, बिड रेट जो है वो बैंक के द्वारा खरीदने की रेट होती है और आस्क रेट बैंक के द्वारा सेल करने की रेट होती है फॉरेन करेंसी को। आस्क रेट मैंने हमेशा बताया बिड रेट से क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? बैंक हमेशा सस्ते में खरीदता है और महंगे में बेचता है,
तभी जाके बैंक को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसलिए मैंने बोला बैंक हमेशा विन विन पोजीशन में रहेगा। बैंक बिड रेट यानी कि सस्ती रेट पे खरीदेगा, आस्क रेट यानी महंगी रेट पर हमेशा बेचेगा। इसलिए मैंने बोला आस्क रेट जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होगी किससे, बिड रेट से ज्यादा होगी। अब दोनों ही रेट्स के बीच में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, यानी बिड रेट और आस्क रेट के बीच में जो डिफरेंस है उसी को मैं मार्जिन बोलूंगा, या उसी को मैं क्या नाम दूंगा, स्प्रेड नाम दूंगा, जिसको बैंक क्या करता है, कमाता है। चलिए अब इसको आगे लिखेंगे, आप आगे लिखेंगे कि अगर मुझे स्प्रेड निकालना है तो स्प्रेड कैसे निकालूंगा मैं, आस्क रेट में से मैं लेस कर दूंगा क्या, बिड रेट, तो ये आपका स्प्रेड आ जाएगा। और अगर मुझे स्प्रेड को परसेंटेज टर्म में निकालना है तो परसेंटेज टर्म में आप कैसे निकालेंगे, तो मैंने बोला आस्क रेट माइनस बिड रेट डिवाइडेड बाय बिड रेट मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका परसेंटेज स्प्रेड निकल करके आ गया। आगे लिखेंगे समटाइम्स आस्क रेट is given in incomplete fashion then it should be interpreted as follows। तो जब आस्क रेट आपको इनकम्प्लीट फैशन में दे रखी हो तो आपको इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, इस बात को अपन समझते हैं। देखिएगा मेरे कहने का मतलब क्या है, इस बात को समझना कुछ एग्जाम्पल से। जैसे मैंने बोला साहब $1 की कीमत आपको दे रखी है 50 रुपीज 60 पैसा ऑब्लिक 75। क्या बात बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। बिट रेट और आस्क रेट कभी कभार इनकम्प्लीट फैशन में क्वेश्चन में गिवन होगी, तो आपको उसको कैसे चेंज करना है, कैसे समझना है, इस बात को मैं बता रहा हूं। तो यहां पर $1 की कीमत 50 रुपए 60 पैसे खरीदने की है, ये तो समझ में आ रही है, लेकिन बेचने की रेट पे केवल 75 लिखा है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा या कैसे समझूंगा, इस बात को देखना। तो मैं लिखूंगा बिड रेट हो गई 50.60 और आस्क रेट हो गई 50 रुपीज 75 पैसा। कभी भी बिड रेट आस्क रेट में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कई बच्चे इसको कैसे पढ़ेंगे, 50 रुपीज 60 पैसा और आस्क रेट हो गई सर 75 रुपीज, ऐसा नहीं पढ़ना है। मतलब बिड रेट आस्क रेट में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर बिड रेट पढ़ेंगे 50 रुपीज 60 पैसा और आस्क रेट पढ़ेंगे 50 रुपीज 70 पैसा। सिमिलरली एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज मैंने लिया $1 बराबर दे रखा है 50.6235 ऑब्लिक 60। अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे, तो देखिएगा इसको मैं लिखूंगा कि $1 बराबर है 50 रुपीज 6235 पैसा ऑब्लिक 50 रुपीज 6260 पैसा। इसका मतलब क्या बोली बात मैंने कि बिट रेट आस्क रेट के अंदर अगर स्प्रेड या मार्जिन का कोई भी डिफरेंस होगा तो बहुत नॉमिनल डिफरेंस होगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फैशन कैसे है लिखने का और उसको हम कैसे इंटरप्रेटेट करते हैं, ये बात आपको मेरी समझ में आनी चाहिए। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज मैंने बोला 1 पाउंड की कीमत आपको दे रखी है 70.6320 ऑब्लिक 18। अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। अब आप बोलेंगे कि सर बिड रेट में तो 20 आ रहा है, आस्क रेट में 18 हो गया, लेकिन आपने कहा था सर आस्क रेट तो हमेशा बिड रेट से ज्यादा होती है। तो ऐसे केस में आप इसको कैसे कोट करेंगे, उसकी कोटेशन को समझना। तो मैंने बोला 1 पाउंड बराबर हो गया 70.6320, ये बिड रेट तो समझ में आ गई सर।
आस्क रेट को मैं कैसे लिखूंगा? तो बेटा मैं आस्क रेट को लिख रहा हूं 70.6418, यानी कि ये जो 18 है ये लिखा तो जाएगा, लेकिन ये कम नहीं हो सकता। कम नहीं हो सकता तो इसके नंबर को और आगे बढ़ा लो, 3 को और आगे बढ़ाऊंगा तो मैं कितना लिख सकता हूं? 4। यानी कि आस्क रेट क्या बन गई? 70 रुपीज 6418 बन गई। ये बात आपको मेरी समझ में आनी चाहिए। तो यानी कि यहां पर जो बिट रेट और आस्क रेट की कोटेशन बैंक के द्वारा गिवन होती है, तो कभी कभार वो इनकम्प्लीट फैशन में गिवन होती है। तो किस तरीके से उसको इंटरप्रिटेट करना है, समझना है और कोट करना है और लिखना है, वो बात आपको मेरी समझ में आनी चाहिए। यहां तक की बात को नोट कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात बड़े ध्यान से मेरी सुनेंगे। चलिए यहां तक की बात सभी को क्लियर है? अब नेक्स्ट एक रूल मैं आपको लिखवा रहा हूं। 3 रूल मैंने आपको लिखवाए थे, अब मैं एक 4th रूल की बात कर रहा हूं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बोल रहा हूं गोल्डन रूल ऑफ फॉरेक्स। क्या नाम दे रहा हूं मैं? गोल्डन रूल ऑफ फॉरेक्स, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। गोल्डन रूल ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स चैप्टर को समझने के लिए जो एक गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे। देखिएगा, लिखेंगे ऑलवेज थिंक बैंक व्यू पॉइंट, बैंक व्यू पॉइंट इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पेक्ट ऑफ बेस या कॉमोडिटी करेंसी। जब भी हम बात करेंगे, हमेशा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ करके बेस करेंसी के रेस्पेक्ट में हम उस कोटेशन को पढ़ेंगे। कैसे, इस बात को समझते हैं। देखिएगा, तो इसका जो मैं रूल आपको बता रहा हूं, वो रूल क्या है, इस बात को देखना। बैंक विल ऑलवेज, बैंक विल ऑलवेज बी इन विन विन पोजीशन। हमेशा बैंक जो है विन विन पोजीशन में रहता है, मतलब कभी भी नुकसान में नहीं रह सकता। हेंस बैंक विल ऑलवेज, बैंक विल ऑलवेज बाय फॉरेन करेंसी, मतलब बैंक हमेशा फॉरेन करेंसी को खरीदेगा एट लोअर रेट पर एंड सेल करेगा फॉरेन करेंसी को एट हायर रेट पर, एट हायर रेट पर। चलिए कुछ एग्जाम्पल से अपन इस बातों को समझेंगे, पहले इस गोल्डन रूल को आप नोट कर लेंगे। तो क्या बात मैंने बोली? ऑलवेज थिंक बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है इन रेस्पेक्ट ऑफ बेस करेंसी को लेकर के। और बैंक विल ऑलवेज भी विन विन पोजीशन में रहेगा, मींस बैंक विल ऑलवेज बाय करेगा फॉरेन करेंसी को एट लोअर रेट पर और सेल करेगा फॉरेन करेंसी को एट हायर रेट पर। चलिए एक एग्जांपल से इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, इस बात को समझते हैं। देखिएगा, देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स $15,000 टू मिस्टर बी ऑफ यूएसए। अमेरिका के एक व्यक्ति को $15,000 के गुड्स सेल किए। एक्सचेंज रेट आपको सवाल में गिवन है, एक्सचेंज रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, $1 बराबर ₹50 एंड ₹50 तो अब बात यह है, एप्लीकेबल रेट क्या होगी ये आपको बताना है। एप्लीकेबल रेट क्या होगी ये आपको बताना है। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बात आपको समझा रहा हूं। देखिएगा, देखिए मिस्टर ए ने
$15,000 के गुड्स बेचे हैं यूएसए को, तो इसका मतलब डॉलर आपको रिसीव होंगे, डॉलर आपको रिसीव हुए। अब डॉलर आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करवाने के लिए बैंक के पास बेचने जाएंगे। हमेशा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बैंक उस डॉलर को क्या कर रहा है, बैंक उस डॉलर को खरीद रहा है कि बेच रहा है? तो आप बोलेंगे सर बैंक डॉलर को खरीद रहा है। दोबारा सुनना, देखिए मैंने $15,000 के गुड्स एक्सपोर्ट करे, बेचे, तो मुझे डॉलर क्या होगा, रिसीव होगा। अब डॉलर मुझे रिसीव हुआ तो मैं बैंक के पास डॉलर बेचने जाऊंगा, तो बैंक डॉलर को क्या कर रहा है, बैंक डॉलर को खरीद रहा है। तो हमेशा बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि बैंक बेस करेंसी को क्या कर रहा है, बैंक बेस करेंसी को क्या कर रहा है, बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचना है। तो मैं अगर डॉलर बैंक के पास बेचने जा रहा हूं तो बैंक डॉलर को खरीद रहा है, मतलब बैंक बेस करेंसी को खरीदेगा किस पर, सस्ती रेट पर खरीदेगा। तो यहां पर एप्लीकेबल रेट क्या हो जाएगी, 50 रुपीज 50 पैसा आपकी जो है एप्लीकेबल रेट हो जाएगी। ये बात आपको मेरी समझ में आनी चाहिए। तो कौन सी रेट काम में कब लेनी है, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा एक एग्जाम्पल और मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखेंगे। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू यूके वर्थ £40,000। मिस्टर ए ने यूके को, यूके में एक कस्टमर बैठा है, उसको £40,000 के गुड्स सेल करे हैं। एक्सचेंज रेट की कोटेशन बैंक के द्वारा दी जा रही है, वो आपको दे रखी है कि 1 पाउंड बराबर है, या 1 पाउंड बराबर है 0.0166/0.0172 ये आपको दे रखी है। अब आपको सॉल्यूशन बताना है कि एप्लीकेबल रेट क्या होगी, एप्लीकेबल रेट क्या होगी। चलिए सुनेंगे ध्यान से, एप्लीकेबल रेट क्या होगी। अब की बार मैंने क्या करा, फिर से अगेन यूके को पाउंड सेल किए हैं, मैंने गुड्स सोल्ड करे हैं यूके को, और मुझे रिसीवेबल जो होगा वो पाउंड में होगा। अब पाउंड मुझे रिसीव होगा तो पाउंड में बैंक के पास बेचने जाऊंगा, तो बैंक पाउंड को क्या करेगा, खरीदेगा। बैंक पाउंड को खरीदेगा तो बैंक किस रेट पे खरीदेगा, बैंक बिड रेट पे खरीदेगा, मतलब सस्ती रेट पे खरीदेगा। तो यानी 1 पाउंड की कीमत कितनी हो जाएगी, ₹0.0166। ये आपकी एप्लीकेबल रेट कहलाएगी। चलिए मेरी बात आपको यहां तक के क्लियर होनी चाहिए, ये मैंने रेट को कैसे कोट किया है। एक इंपोर्ट ट्रांजैक्शन ले लेते हैं कोई भी, देखिएगा एक इंपोर्ट ट्रांजैक्शन ले लेता हूं मैं। एग्जांपल, मिस्टर ए इंपोर्ट रॉ मटेरियल वर्थ $40,000। $40,000 का जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट किया है, और $1 की कीमत आपको दे रखी है ₹50.60/50.70। तो आपको सॉल्यूशन में बताना है कि एप्लीकेबल रेट क्या होगी। तो मैंने आपको क्या बात बोली, हमेशा बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि बैंक बेस करेंसी को क्या कर रहा है, हमेशा बैंक के पर्सपेक्टिव से देखना है कि वो बेस करेंसी को क्या कर रहा है। तो देखिएगा यहां पर बेस करेंसी आपके सामने क्या है, डॉलर है। तो आपने 40,000 के डॉलर गुड्स इंपोर्ट किए हैं, इंपोर्ट किए हैं मतलब अब आपको पे करना है। अगर आपको डॉलर को पे करना है तो बैंक के पास आप डॉलर क्या करने जाओगे, खरीदने जाओगे। तो बैंक आपको क्या करेगा, बैंक डॉलर को बेचेगा। तो बैंक बेस करेंसी को क्या कर रहा है, बेच रहा है। बेच रहा है तो हमेशा महंगे पर बेचेगा, और महंगे पर बेचेगा तो कौन सी रेट एप्लीकेबल हो जाएगी, $1 की कीमत हो जाएगी ₹50.70 आपको एप्लीकेबल हो जाएगी। और ये मैंने कौन सी रेट पकड़ी है, यहाँ पर मैंने आस्क रेट पकड़ी है। ये बात आपको मेरी समझ में आनी चाहिए। तो एक्सचेंज रेट कोटेशन में
मेरा गोल्डन रूल जो आपको समझ में आना चाहिए वो क्या मैंने बताया कि जब भी कोई ट्रांजैक्शंस के अंदर फॉरेन करेंसी का कन्वर्जन किया जाएगा तो हमेशा बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचा जाएगा, बैंक के पर्सपेक्टिव से बात की जाएगी कि बैंक बेस करेंसी को क्या कर रहा है। बैंक अगर बेस करेंसी को खरीद रहा है तो बिड रेट एप्लीकेबल होगी, और बैंक अगर बेस करेंसी को बेच रहा है तो आस्क रेट एप्लीकेबल होगी। यहां तक की बात आप सभी स्टूडेंट को मेरी बात क्लियर होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। और ये प्रोसेस जो है मैं जरूर से आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर नोट कराऊंगा। तो एक बार हम आज की क्लास में इतना रखते हैं, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात को लेकर के। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।